नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज अब मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 131 एवं 132। धानी को मुंबई आए हुए 2 महीने से ऊपर हो चुका था। हर माहौल में ढलने वाली धानी यहाँ के माहौल में भी ढल चुकी थी। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ करते रहना और फिर रात का खाना बनाकर हॉल में बैठकर नीरज का इंतज़ार करना, यही उसकी दिनचर्या थी और इसी में वो खुश थी। टाइम पास करने के लिए आराधना जी और मुकुल से बात कर लेती थी। उसका टाइम अच्छे से पास हो जाता था। ईशान उस दिन के बाद घर पर नहीं आया था। नहीं तो क्या पता नीरज उसे कंपनी से बाहर ही फेंके। बहन की शादी का कर्जा बहुत था माथे पर, इसलिए वो किसी तरह से नीरज को नाराज़ नहीं कर सकता था। धानी की ज़िंदगी वो एक दिन में ही समझ कर आ चुका था। जिसके सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, धानी उसे सुना रही थी। धानी और नीरज का रिश्ता समझकर आ चुका था और वो निश्चिंत था। बस उसकी ज़िंदगी की गाड़ी रुकी पड़ी थी, जिसकी वो बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, क्योंकि रिया के लिए वो खुद को लायक नहीं समझता था और अपनी ही प्रेम कहानी को अपने हाथों से गला घोट चुका था। रिया की सगाई की खबर सुनकर उसकी रही सही उम्मीद भी चली गई थी। अब उसे काम और काम करना था। इधर नीरज ऑफिस से निकल चुका था। उसे एक कैफेट एरिया में किसी क्लाइंट से मिलना था। उससे मिलते हुए घर के लिए निकलता है, लेकिन वो कैफ़े बीच मार्केट में था। इसीलिए उसकी गाड़ी जाम में फंस जाती है। जाम में फंसकर वो फिर से चिढ़ जाता है। एक काम तुम्हें ढंग से करने आता है? गाड़ी मेन रोड की बजाय बीच मार्केट में घुसा दिया टाइम वेस्ट करने के लिए। जाम को देखकर गुस्से से दांत पीसता हुआ नीरज बोलता है, सर यही मेन रोड है। अच्छा, लेकिन आते टाइम तो ट्रैफिक नहीं थी। सर आधे टाइम दोपहर का समय था ना, इस वजह से भीड़ नहीं थी। अब शाम हो गई है तो मार्केट में भीड़ बढ़ जाती है। हर बात का अब तुम्हारे पास वजह रहता है। एक तो आज मिस्टर बिजलानी की पार्टी में जाना है और 7 यहीं बज गए हैं। कल उसे बता भी नहीं पाया था कि पार्टी के बारे में। उसे भी कन्विंस करना होगा। पता नहीं जाने के लिए तैयार होगी कि नहीं। क्या मतलब तैयार नहीं होगी? एक बार कहूँगा चलने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं भी ना आजकल कुछ अजीब ही बिहेव करता हूँ। नीरज धानी को दिमाग से निकालने के लिए इधर उधर नज़र घुमाने लग जाता है। तभी एक स्टोर पर नज़र थम जाती है। शीशे के उस पार एक पुतले ब्लैक साड़ी पहनकर खड़ी थी। उस पर सीक्वेंस का काम किया हुआ था। ब्लैक रोशनी में वो चमक रहा था तो वो स्टैचू में पहन रखा था, लेकिन नीरज को वो धानी दिखाई दे रही थी। पलक झपकाकर 2-3 बार देखता है, जो उसे स्टाइल से खड़ी हुई मुस्कुराती हुई धानी दिखाई दे रही थी। व्हाट द हेल इज़ दिस? ये धानी मुझे हर जगह क्यों दिखाई दे रही है? क्या हुआ सर, कुछ कहा आपने? उधर देखना, वहाँ पर क्या दिख रहा है? नीरज नकुल को पुतले की तरफ देखने के लिए कहता है। सर साड़ी पहने हुई स्टैचू खड़ी है। अरे नहीं, ये बोलते बोलते नीरज की जुबान रुक जाती है। अब उसे भी पुतला ही दिखाई देने लग जाता है। ओह गॉड, मेरे साथ क्या हो रहा है? ये धानी मुझे पागल करके छोड़ेगी। मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा। क्या हुआ सर? वो साड़ी आपको अच्छी लगी मैम के लिए लेकर आऊँ? नीरज को एकटक साड़ी को निहारते हुए देखकर नकुल बोलता है, हाँ जाओ। नकुल भी नीरज जी के मुंह से हाँ सुनकर हैरान हो जाता है। अगले ही पल गाड़ी से उतरकर नीचे चला जाता है। नीरज को भी खुद पर हैरानी हो रही थी कि उसने कैसे साड़ी के लिए हाँ कह दिया। ये क्या कर रहा हूँ मैं? क्या सोच रहा हूँ और क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही था, मैं शादी करने के बाद लोग पागल हो जाते हैं और मैं भी धीरे धीरे उसी कंडीशन में जा रहा हूँ। इस शरत के चक्कर में बुरी तरह से फंस चुका हूँ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। धीरज मन ही मन खुद को और शरत को कोसे जा रहा था।
10 मिनट के बाद ही शॉपिंग बैग लिए हुए नकुल अंदर आ जाता है। सर, आपकी पसंद बहुत कॉस्टली है। 35,000 की साड़ी थी, बट मैंने ले लिया। आपको पसंद आ गया ना, इसलिए जल्दी से ले लिया। हाँ, चलो, जाम क्लियर हो गया। सर। एक बात कहनी थी। कहे बिना तुम्हें चैन कहाँ आता है, बोलो। सर, मेरी माँ मेरे लिए एक लड़की देख रही है। तो सर, लड़की की डिमांड है, वो मुझसे अकेले में मिलना चाहती है। नीरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मतलब लड़की ने डिमांड किया है? हाँ सर। और तुम्हारे घर वाले मान भी गए? हाँ सर। मतलब शादी में लड़की की डिमांड चलती है? सर, इतनी भी कोई बड़ी डिमांड नहीं है। वो बस मुझसे मिलना चाहती है। और तुम तो मिलने के लिए मरे जा रहे हो। जरा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर होगा नहीं कि एक लड़की तुम्हें बुला रही है और तुम जाने के लिए बेताब हो। सर, मुश्किल से तो शादी ठीक हुई है। अगर नहीं मिलने जाऊंगा तो शादी कैंसिल हो जाएगी। तो हो जाने दो। शादी करने के लिए तुम मरे जा रहे हो क्या? हाँ सर। नीरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। सर, 28 साल का हो चुका हूँ मैं। अब 1-2 साल में रिश्ते आने भी बंद हो जाएंगे। करोड़पति तो हो नहीं जो बुढ़े होकर शादी कर लूँगा। माँ परेशान रहती है मेरी शादी के लिए। और मैं भी लाइफ में कब तक अकेला रहूँ? आप एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाने देते हैं। नकुल अपने शिकायत की पोटली खोल देता है। इतनी ही मुझसे प्रॉब्लम है तो रिजाइन दे दो ना, और जाओ शादी करो, बच्चों करो, जो करना है करो। सॉरी सर, आप तो बुरा मान गए। आप नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए। मैं फ़ोन करके मना कर देता हूँ। चुपचाप ड्राइविंग करो, फ़ोन बाद में कर लेना। और हाँ, कर लो शादी। मैं क्यों शादी करके पागल बनूं? तुम सब बनो। नीरज का जवाब सुनकर नकुल के चेहरे पर लंबी चौड़ी स्माइल आ जाती है। उसे लगा था हमेशा की तरह नीरज इस बार भी मना कर देगा लड़की से मिलने के लिए, लेकिन इस बार नीरज मान जाता है। मैं माने के बाद सर सच में बदल रहे हैं। नकुल मन ही मन खुश होते हुए बोलता है। धानी अभी अभी खाना बनाकर बाहर आई थी, तभी घर की घंटी बज उठती है। इतनी जल्दी कौन हो सकता है? हम देखते हैं दीदी। मुकुल दरवाज़ा खोल देता है। सामने हाथ में शॉपिंग बैग लिए नीरज खड़ा था। मुकुल उसके हाथ से शॉपिंग बैग ले लेता है। मेरे कमरे में रख दो। जी सर। नीरज अपना जूता खोलते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाता है। धानी जल्दी से पानी का गिलास लिए हुए कमरे में जाती है। नीरज अपने कपड़े खोल रहा था। पानी। नीरज पानी उठाकर एक सांस में खाली कर देता है। गिलास रखते टाइम उसकी नज़र धानी के चेहरे पर जाती है। ये क्या है? धानी के बालों में आटा लगा हुआ था। वो हम आटा लगा रहे थे। तुम क्यों लगाती हो? मुकुल क्या करता है? नहीं नहीं, मुकुल भैया की गलती नहीं है, उन्हें मत डांटिए। वो तो कहते हैं हम कर लेते हैं, हम ही उन्हें नहीं करने देते हैं। पूरे दिन भर बैठे बैठे क्या करे, कुछ सोचता ही नहीं है। आपके लिए नाश्ता बना दे? नहीं। जाकर तैयार हो जाओ, कहीं चलना है। कहाँ? पार्टी में। मिस्टर बिरलानी की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है, उन्होंने हमें इनवाइट किया, इसलिए रेडी हो जाओ। ये पार्टी क्या है? कोई जगह है क्या? नीरज हैरानी से उसकी तरफ देखता है। मुझे क्या तुमने पागल समझ रखा है, जो हर बात में मजाक करने लग जाती हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। नीरज की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर धानी जल्दी जल्दी हाँ में सर हिला देती है। नीरज तौलिया उठाते हुए बाथरूम की तरफ चला जाता है। बाथरूम के गेट पर खड़े होकर पीछे मुड़ते हुए धानी को बोलता है, शॉपिंग बैग में तुम्हारे लिए साड़ी रखी हुई है, वही पहन लेना। अपनी बात कहकर नीरज फिर बाथरूम में चला जाता है। धानी उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। साड़ी?
लेकिन यहाँ तो कोई साड़ी नहीं रखी हुई है। कोई बैग बोल रहे थे। धानी को टेबल पर रखा हुआ शॉपिंग बैग नजर आ जाता है। हाँ, यही तो घर लेकर आए थे। धानी शॉपिंग बैग में से साड़ी बाहर निकालती है। अपने हाथ में पकड़े हुए साड़ी को देखकर हैरान हो जाती है। ये तो काला रंग है। मम्मी बताई थी शादी के 1 साल तक काला रंग नहीं पहनते हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं पहन सकते, इसे नहीं पहन सकते हैं। इनको कुछ हो गया तो? लेकिन नहीं पहनेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे, पहनेंगे तो अपशगुन हो जाएगा। हे ठाकुर जी, अब हम क्या करें? धानी सोच में मगन साड़ी लेकर बैठी ही रह जाती है। नीरज नहाकर बाहर आ जाता है। तुम अभी तक बैठी हुई हो, तैयार नहीं हुई? पूरी रात पूरी रात टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। जाओ तैयार हो जाओ। हम नहीं पहन सकते हैं ये। क्या मतलब है? मैं लाया हूँ इसलिए मना कर रही हो? तुम्हें मेरा लाया हुआ कहाँ कुछ पसंद आता है? नहीं पहना है तो जाओ। जिस तरह से उस बर्ड्स को उड़ा दिया था, इसे भी बाहर फेंक दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये हमें बहुत पसंद है। तो प्रॉब्लम क्या है? ये काला रंग है। मुझे दिखाई देता है, रंग पहचानना आता है मुझे। मुझे भी पता ये काला रंग है। हम काला रंग नहीं पहन सकते हैं। कभी तुम्हें दूसरे कलर से एलर्जी होती है, अब तुम्हें ब्लैक कलर से एलर्जी हो गई है। दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें सफेद छोड़कर हर रंग पसंद है? नहीं, ये बात नहीं है, हमको काला रंग। क्या बात है, नहीं बात है, तुम अपनी बात को अपने पास रखो। पहनना है तो पहनो, नहीं तो जाकर कचरे के डब्बे में डाल दो। अब हटो सामने से, रेडी होने दो। नीरज का गुस्सा देखकर धानी शांत हो जाती है। नहीं पहनेंगे तो इनको गुस्सा आता ही रहेगा। ठाकुर जी, हमें माफ़ कर दीजिए। इनके ऊपर कोई बुरा साया नहीं आने दीजिएगा। हम पहन लेते हैं। धानी चेंजिंग रूम में जाकर साड़ी बदलने लग जाती है। उसे जाते हुए देखकर नीरज बड़बड़ा उठता है। जब तक कुछ चीज़ें चिल्ला कर ना बोलूं समझ ही नहीं आता है। हर बात मेरा काटना ही रहता है, अपनी ही जिद में चलानी है इसको। धानी थोड़ी देर बाद बाहर आती है। उसे ब्लैक कलर की साड़ी में देखकर नीरज के शर्ट का बटन बंद करते हुए हाथ रुक जाते हैं। एकटक उसे निहारता रह जाता है। नीरज के आने के बाद धानी ने हर रंग पहना था, लेकिन ब्लैक कलर वो पहली बार पहनी थी। आप हटेंगे तो हम तैयार हो जाएंगे। धानी की आवाज़ से नीरज वापस होश में आता है। उससे अपने बगल में खड़े देखकर हैरान हो जाता है। हाँ हाँ, हो गया बस मेरा। नीरज बटन बंद करते हुए परफ्यूम छिड़क लेता है और बेड पर बैठकर अपना लैपटॉप खोल लेता है। 10 मिनट में रेडी हो जाओ। जी। धानी अपने उलझे हुए बालों को सीधा करने लग जाती है। खाना बनाते समय माथे पर से बिंदी भी गायब हो गई थी, तो एक चेहरे पर नई बिंदी लगा लेती है। माथे पर सिंदूर, हाथों में भरा लाल चूड़ा अभी तक था ही। लिपस्टिक उठाकर अपने होठों पर लगा लेती है। उसके अलावा उसे तैयार होना नहीं आता था। वही तुम तैयार? हाँ, चलिए। ये किस तरह से तुमने साड़ी पहना है? क्या मतलब? धानी हमेशा सीधे पल्ले का ही साड़ी पहनती थी। वो खुद को ऊपर नीचे देखती है तो उसे कुछ अलग नहीं लगता है। जैसे सब नॉर्मल पहनते उस तरह से पहनो। ऐसे ही तो पहनते हैं। नहीं। नीरज उसके साड़ी का पल्ला खींचने लग जाता है, लेकिन लगे होने की वजह से खुलता नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? खोलो इसे। लेकिन खोलो इसे। धानी पिन खोल देती है। नीरज उसके दाएं कंधे पर से पल्ला उतारते हुए लपेटकर बाएं कंधे पर रख देता है। धानी शर्म से आंखें झुकाए हुए खड़ी रह जाती है। ऐसे पहनने के लिए कह रहा था।
स्टैचू में साड़ी ने ऐसे ही पहना हुआ था। धानी आंचल फैलाते हुए कंधे पर पिन लगा लेती है। अब ठीक है? धानी शीशे में देखते हुए पूछती है। नहीं, कुछ तो मिसिंग है। अब क्या है? तुम्हारे हेयर। क्या? अपने बाल खोलो। लेकिन हम बाल खोलकर नहीं रखते हैं। मैंने कहा ना खोलने के लिए। धानी अपने बंधे हुए जूड़े को खोल लेती है। बाल पीठ पर से होते हुए चेहरे तक आ जाते हैं। अब परफेक्ट है। नीरज को धानी अब वैसे ही लग रही थी जैसा स्टोर में धानी उसे काली साड़ी पहनी हुई दिखाई दी थी। नीरज धानी को ऊपर से नीचे तक गौर से देखता है। वहीं धानी मुस्कुराते हुए नीरज को देख रही थी। नीरज की ये छोटी छोटी कोशिश उसके दिल को भा रही थी। चलो। धानी एकदम से किसी और दुनिया से वापस आ जाती है। जी जी चलिए। वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हमें भीड़ वाली जगह पर मत ले जाइए। तो क्या जिंदगी भर इस कमरे में चार दीवारी में रहना है? तुम नीरज सक्सेना की वाइफ हो, इसलिए बाहर के लोगों से डील करना सीखो। चलो, और घबराहट तुम्हारे चेहरे पर दिखाई नहीं देनी चाहिए। जी। नीरज उसे लेकर कमरे से बाहर आता है। धानी भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। मुकुल, हम लोग बाहर जा रहे हैं, आने में देर हो सकती है। जी सर। नीरज धानी को लेकर निकल जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर पार्टी के डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा खिला हुआ है। अरविंद जी कमरे में आकर बैठते हुए बोलते हैं। आप सुनेंगे ना तो आपका भी चेहरा खिल जाएगा। अच्छा, फिर बताओ कैसी बात है। अभी धानी का फ़ोन आया था। मुझे तो फ़ोन नहीं करती है तुम्हारी बहू। अच्छा ही है नहीं करती है, नहीं तो जो सब मेरे सामने बक देती है ना, आपके सामने कहेगी तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। अरे ये क्या खुद से बातें कर रही हो, बताओ तो सही, क्या कहा धानी ने, कैसी है? वो बिना सिंह का बैल उसे परेशान तो नहीं करता है? आप चुप रहिए। हमेशा बिना सिंह का बिल करते रहते हैं। सीखिए कुछ उसे, कितना अपने पत्नी को खुश रखता है। अच्छा, फिर बताओ मुझे ज़रा, कौन सी खुश करने वाला काम कर दिया है? आज धानी को लेकर पार्टी में जा रहा है। क्या? वो और पार्टी? लगता है तुम्हें कुछ और सुनाई दे दिया है। जी नहीं अरविंद जी, मुझे सब कुछ ठीक सुनाई दिया है। और तो और आपको पता है धानी के लिए साड़ी भी लेकर आया था। अरविंद जी हैरान होकर उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। क्यों शौक पर शौक दिए जा रही हो? अरे सच में। और लाया भी कौन सा रंग? तो काला रंग, जिसे धानी पहनने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे बताया गया था काला रंग अपशकुन का होता है, इसलिए मुझसे फ़ोन करके पूछ रही थी। और मैंने उसे पहनने के लिए कहा तो दोनों साथ में पार्टी जाएंगे, कितने अच्छे लगेंगे। हाय मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे, कितने सुंदर लग रहे होंगे ना दोनों साथ में। आराधना जी खरे खरे इमेजिन करने लग जाती है। सोचते सोचते उनकी आंखें भर जाती हैं। बहुत प्यार करती हूँ ना नीरज से। अरविंद जी उनका कंधा पकड़ते हुए बोलते हैं। ये भी कोई पूछने वाली बात है? हर माँ अपने बच्चों से प्यार करती है, लेकिन तुम, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम सौतेली माँ हैं उसकी? नहीं आराधना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम उसकी सौतेली माँ हो, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हो। जब वसुंधरा ने जिद की थी तुमसे शादी के लिए, तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखते हुए भी एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गया था कि तुम उसे माँ जैसा प्यार दोगी कि नहीं। लेकिन तुमने हम सबको गलत साबित कर दिया। एक माँ जितना प्यार नहीं दे सकती है, तुमने उससे ज़्यादा देने की कोशिश की है। लेकिन वही बदनसीब है जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया है। हर बार तुम्हें जिल्लत ही नसीब हुई है।
वैसा नहीं था वो, पता नहीं कैसे इतना बदल गया है और हम सबके लिए अपने मन में इतना नफ़रत भर लिया है, इतना दूर चला गया है। वसुंधरा ने सोचा था तुमसे शादी कराने के बाद मुझे एक भरा पूरा परिवार मिलेगा, लेकिन उसे क्या पता था, परिवार तो बनाया लेकिन भरा पूरा परिवार नहीं बन पाया। अरविंद जी की आवाज़ में निराशा साफ झलक रही थी। अब क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? लोगों के बेटे बहू बाहर नहीं रहते हैं क्या? यही सोचिए, चलिए सो जाइए। अपने माइग्रेन की दवाई ली? हाँ, बस खाने जा रहा हूँ। क्या कर रही हो तुम? धानी हाथ से ही खिड़की का शीशा नीचा खसकाने की कोशिश कर रही थी। इसे खोलिए ना, हमें घुटन हो रही है। बाहर बहुत गर्मी है, एसी ऑन है। विंडो ओपन करने से सारी गर्मी अंदर आ जाएगी। हर जगह आप एसी एसी क्यों चलाते रहते हैं? हमें बाहर की ठंडी हवा लेनी है, इसे नीचे कीजिए। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही डिमांड करती हो? नीरज बटन दबाते हुए शीशा नीचा कर देता है। जैसे ही बाहर की ठंडी हवा धानी के चेहरे से टकराती है, उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। हवा से उसके बाल लहराने लग जाते हैं, जिसे समेट कर वो पीछे से फिर से जूड़ा बना लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कई सालों बाद वो खुली हवा में सांस ले रही थी, नहीं तो चार दीवारें ही उसकी दुनिया बन गई थी। बाहर निकलती भी थी तो कभी घर आने की जल्दी रहती थी। नीरज ड्राइविंग करते हुए उसकी तरफ देखता है। धानी की बंद पलकों को देखकर उसकी आंखें ठहर जाती हैं। कितना सुकून था इस चेहरे में, जिसे देखकर उसे हमेशा सुकून मिलता था। नज़र फिसलते हुए लाल होठों पर चली जाती है। गला शुष्क हो जाता है, मन मचल उठता है, धड़कन बेकाबू हो जाती है। गाड़ी झटके से रोड के किनारे लगा देता है और शीशा ऊपर करते हुए धानी की तरफ मुड़ जाता है। धानी भी गाड़ी रुकने की वजह से अपनी आंख खोल लेती है, लेकिन सामने नीरज का चेहरे से उसकी नज़र टकरा जाती है। नीरज को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें हैरानी से भरी हो जाती है। कुछ बोलती इससे पहले ही नीरज अपने हाथों से उसकी आंखों बंद करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। धानी उसके सीने पर हाथ मारते हुए दूर हटने की कोशिश करती है। नीरज उसका हाथ पकड़कर सीट से लगा देता है। जब तक धानी की सांस उखड़ती नहीं है तब तक उसे छोड़ता नहीं है। धानी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे गुस्से में देख रही थी। नीरज अपना होठ पोंछते हुए गाड़ी वापस स्टार्ट कर देता है। इसे घूर क्या रही हो? आपको जरा सा भी शर्म नहीं है ना? हम घर में और कमरे में नहीं थे, ऐसे बीच सड़क पर कौन करता है? सबने देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे? तो किसने कहा था इतना सुंदर दिखने के लिए? और जो कोई नहीं करता वो नीरज सक्सेना करता है, और किसी ने नहीं देखा है गाड़ी के अंदर क्या होता है, बाहर के लोगों को दिखाई नहीं पड़ती है, और कोई देख भी ले तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने ही तो कहा था तैयार होने के लिए, साड़ी पहनने के लिए। हाँ, तो मैंने ही तो किस किया है ना, इतना ड्रामा क्यों क्रिएट कर रही हो? चलो हम लोग पहुँच गए हैं। धानी झट से पलट कर देखती है तो गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी। ये क्या है? तुमने फिर से बाल बांध लिए, खोलो इसे। नीरज उसके जूड़े को खोल देता है और दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आ जाता है। धानी की तरफ का भी दरवाज़ा खोल देता है। धानी साड़ी संभालते हुए बाहर आ जाती है। लोगों से ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ भी पूछे तब भी जवाब मत देना, एक दो बातों का ही जवाब देना, बाकी फालतू लोगों से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम नीरज सक्सेना की वाइफ हो, बस जितना ज़रूरत हो उतना ही बोलना। जी। धानी हाँ में सर हिला देती है। नीरज आगे बढ़ जाता है। धानी उसका हाथ पकड़ लेती है। नीरज मुड़कर देखता है। "अ, हमें अकेले मत छोड़िए, भीड़ से डर लगता है हमें। नीरज उसका हाथ पकड़ते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है।
गेट पर ही मिसेज बिजलानी और मिस्टर बिजलानी खड़े थे। हेलो मैम, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। बताओ, ऐसे खाली हाथ कोई विश करता है? मिस्टर बिजलानी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, सॉरी बट मुझे कोई गिफ्ट खरीदना नहीं आता है। कोई बात नहीं नीरज, तुम आ गए वही बहुत बड़ी बात है। मीट माई वाइफ धानी। सबकी नज़र धानी पर चली जाती है। सबकी नज़र धानी खुद पर पाकर सकपका जाती है। बहुत प्यारी पत्नी है तुम्हारी। मिसेज बिरलानी की बात सुनकर धानी को एहसास हो जाता है कि उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते बोलती है। नमस्ते। ये नीरज तो हमेशा तुम्हें दुनिया से छुपा कर नहीं रखता, इतनी खूबसूरत जो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर के अंदर बंद रहो, बाहर भी निकला करो। जी जी भाभी। मिसेज बिजलानी का अपनापन देखकर धानी को बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इसे कहते हैं अपनापन। एक ही पल में भाभी बना लिया। और ये तुम्हारा पति कितनी दफ़ा मुझसे मिल चुके हैं, हमेशा मैम ही बुलाते हैं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि इसे इतनी सिंपल सीधी लड़की कहाँ से मिल गई। ये कहाँ और ये कहाँ, बहुत ही यूनिक जोड़ी है। मिस्टर बिजलानी, मेरी हर चीज़ यूनिक ही होती है, तो मेरी वाइफ भला कॉमन क्यों होती? अब हम दोनों वापस जा सकते हैं। अरे, ऐसे कौन दरवाजे पर से जाता है? इतनी बड़ी होटल में पार्टी दिया है, खाना पीना है, पैसे वसूल करो जाकर। आओ चलो अंदर चलो। मिस्टर किरोड़ीवाल भी पार्टी में आए हैं। क्या? मिस्टर किरोड़ीवाल का नाम सुनकर नीरज के कान खड़े हो जाते हैं। सच में उनसे 5 मिनट मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, 5 मिनट क्यों, 10 मिनट मिल लो। चलो आओ अंदर चलो। आओ धानी। एक तो वो वैसे भी लोगों के सामने कम ही बोलती थी, और नीरज ने उसे बोलने से मना कर दिया था, तो वो बस खामोशी से नीरज के पीछे चल देती है। जैसे ही अंदर जाती है, सबकी नज़र नीरज धानी पर जम जाती है। एक तो नीरज पहली बार किसी पार्टी में आया था, ऊपर से किसी लड़की को लेकर आया था। धानी की सादगी भरी खूबसूरत देखकर लड़के से लेकर लड़कियां तक की नज़र थम गई थी। धानी सबकी नज़र खुद पर महसूस करके असहज हो जाती है। नज़र से बचने के लिए नीरज के पीछे छुप जाती है। नीरज महसूस कर लेता है, वाइफ है मेरी। किसी की नज़रें उठी तो आंख निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। नीरज की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सब नीरज की तरफ देखने लग जाते हैं। रिलैक्स नीरज यार, एनिवर्सरी पार्टी है, क्यों खून खराबा की बातें कर रहा है? तुम्हारी वाइफ है खूबसूरत। नीरज जलती हुई निगाहों से मिस्टर बिजलानी को देखते हैं। मतलब मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। अरे यार, मैं उसे छोटी बहन की तरह देखता हूँ, तुम गुस्सा कम करो। देखो अब कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है। सबको व्यस्त देखकर नीरज चैन की सांस लेता है। घर चले? हम घर चले? नहीं, लोगों से सामना करना सीखो। नीरज धानी से अपना हाथ छुड़ा लेता है। आओ धानी, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। मिसेज बिजलानी धानी को लेकर एक तरफ चली जाती है। नीरज मिस्टर किरोड़ीवाल से बात करने के लिए चला जाता है। मिसेज बिजलानी मृतभाषी इंसान थी। थोड़ी ही देर में धानी उनके साथ कंफर्टेबल हो जाती है। हाई सोसाइटी पार्टी थी, हिंदी कम यहाँ अंग्रेजी ज़्यादा लोग बोल रहे थे। जो कुछ तो धानी को समझ आ रहा था, कुछ उसके सर के ऊपर से जा रहा था, लेकिन मुस्कुराते हुए सबके बीच खड़ी थी। धानी, तुम तो कुछ खा पी भी नहीं रही हो। वो हमें भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है, लो खाओ। मिसेज बिजलानी ज़बरदस्ती स्नैक का प्लेट पकड़ा देती है। धानी धीरे धीरे खाने लग जाती है। बस तुमसे इसीलिए मिलना चाहती थी, ताकि तुम्हें जान सकूं कि नीरज की ज़िंदगी में आने वाली लड़की कौन सी है। मैं उसे आज से नहीं 10 सालों से जानती हूँ।
उसके अंदर हमेशा एक आग सा भरा हुआ रहता था। तुम्हारे भाई साहब से मिलने के लिए घंटों घर पर बैठा रहता था। ना एक नज़र उठाकर देखता था और ना ही एक शब्द बोलता था। बहुत अजीब सा था। उसे देखते देखते उसके साथ एक रिश्ता सा बन गया था। छोटे भाई की तरह हम दोनों मानते थे। वो हम लोगों को कुछ नहीं मानता है। मुझे लगता था पता नहीं इसके लिए भगवान ने कैसी लड़की बनाई होगी, लेकिन तुम्हें देखकर दिल खुश हो गया। हमेशा दोनों साथ रहो, खुश रहो। चलो अब तुम एंजॉय करो, मैं दूसरे मेहमानों को देखती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी भाभी। धानी खामोशी से खड़े इधर उधर नज़र घुमा रही थी। तभी दूर खड़े नीरज पर नज़र चली जाती है। नीरज मिस्टर किरोड़ीवाल के साथ बात करने में व्यस्त था। तभी एक लड़की आती है और नीरज के गले लग जाती है, साथ ही साथ उसके दोनों गालों को चूम लेती है। ये सब देखकर धानी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नीरज भी उससे कुछ बात कर रहा था, जिसका वो लड़की हंसते हुए जवाब दे रही थी। हर हर महादेव दोस्तों, आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। और वो लड़की कौन थी हम अगले भाग में जानेंगे। अगला भाग आने के लिए आप लोगों को कमेंट्स करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करना होगा और कहानी पसंद आ रही है तो शेयर भी करना होगा। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं तो जल्दी कीजिए। मिलते हैं जल्द ही नए भाग के साथ। थैंक यू।